नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता का सूत्र स्थान का 21वां चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 21, जो कि बीएमएस सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, अष्टोनिंदति अध्याय अर्थात 8 निंदनीय पुरुष के बारे में आचार्य चरक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मुख्यतः हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग देखेंगे कि 8 निंदनीय पुरुष के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से निंदनीय पुरुष है जो जिसकी आचार्य चरक ने निंदा की है, अर्थात अनडिजायरेबल पर्सन या सेंसरेबल पर्सन जिसको हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, हम लोग अति स्थूल और अति कृश के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम लोग स्वस्थ की परिभाषा पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाता है कि डिफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू चरक किस चैप्टर में दिया गया है, तो चरक सूत्र 21वें चैप्टर में हेल्थ के डिफिनेशन स्वस्थ की परिभाषा दी गई है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे निद्रा से संबंधित जो मैटर है, निद्रा के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए विलंब न करते हुए चैप्टर की स्टार्टिंग कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अध्याय परिचय। क्या है? अध्याय परिचय अर्थात जो अष्टोनिंदति अध्याय है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है, तो इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या है अष्टोनिंदति अध्याय? यहाँ देखेंगे पहला जो पॉइंट आपको लिखना है, ये जो चैप्टर है चरक संहिता का सूत्र स्थान का 21वां चैप्टर है, 21वां अध्याय है। तो हम लोग को पता है कि 21वां चैप्टर को अष्टोनिंदति अध्याय के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, चरक संहिता के सूत्र स्थान का 21वां से लेकर 24वां चैप्टर होता है। 21, 22, 23, 24 ये 4 चैप्टर किस नाम से जाने जाते हैं, कौन से चतुष्क जाने जाते हैं? दैट इज कॉल्ड योजना चतुष्क। तो आपको याद करना है कि कौन से चैप्टर को कौन से चतुष्क के अंतर्गत रखा है। तो ये जो 21वां चैप्टर है आपका योजना चतुष्क के अंतर्गत है। योजना का मतलब उसकी चिकित्सा से संबंधित हमें योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है। क्यों प्लानिंग करनी है? क्योंकि इस योजना चतुष्क से पहले जो 4 चैप्टर थे अर्थात 17, 18, 19, 20 चैप्टर तक, 17 से लेकर 20 चैप्टर तक वो क्या था? रोग चतुष्क था। अर्थात यहाँ पर विभिन्न व्याधियों का वर्णन किया गया था। हम लोगों ने देखा कि चरक संहिता का जो 20वां चैप्टर था महारोगाध्याय, उसमें हम लोगों ने नानात्मक विकार की बात किया, जिसमें वात नानात्मक, पित्त नानात्मक और कफ नानात्मक विकार की बात किया। चरक सूत्र 19 जो था वो अष्ट उदरीय अध्याय था, जिसमें 48 सामान्य रोग की बात किया। तो इसी तरह से हम लोगों ने जो 18वां चैप्टर क्या था, हम लोग का इडिमा शोथ से संबंधित था और त्रिशोथी अध्याय के नाम से था। और उसी तरह से 17वां चैप्टर भी रोगों से संबंधित था। ठीक है ना? तो ये चीज रोग चतुष्क है। रोग चतुष्क के बाद जो होगा योजना चतुष्क अर्थात चिकित्सा से रिलेटेड लेन देन होगा। अब इसके बाद देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों ने जो पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हम लोग स्थूल और कृश पुरुष के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ 8 निंदनीय पुरुष के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना जैसा कि चैप्टर बोलता है। और उसकी इसी चैप्टर में स्वस्थ की परिभाषा देखेंगे और साथ ही साथ निद्रा का भी वर्णन इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो ये आपके इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अर्थात अध्याय परिचय में ये इंक्लूड हो जाएंगे। उसको देखेंगे सेकेंड पॉइंट क्या है, सिद्धांत विवरण। इस पूरे जो चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहले अष्टनिंदित पुरुष किसे कहते हैं, तो 8 निंदित पुरुष अर्थात निंदित पुरुष का मतलब अनडिजायरेबल और सेंसरेबल पर्सन जिसको कहते हैं। तो ये 8 पर्सन ऐसे कौन है जिसको आचार्य चरक ने निंदनीय बताया है, अर्थात जो कहीं न कहीं स्वस्थ नहीं होते हैं। निंदनीय का मतलब स्वस्थ नहीं होते हैं, उसमें कोई न कोई ऐसी चीजें होती जिसकी वजह से ये समाज में इनकी निंदा होती है। तो वो पर्सन 8 होते हैं। कौन कौन से? अति दीर्घ, अति ह्रस्व। देखेंगे अति दीर्घ मतलब होता है बहुत लंबा व्यक्ति। बहुत लंबा व्यक्ति जो सामान्य जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है व्यक्ति की 5 से लेकर 6 फीट या कोई 6 के ऊपर भी होता है, कोई 5 के नीचे भी होता है। ये एक इन जनरल ये हाइट का एवरेज होता है। बट अति दीर्घ जो व्यक्ति होता है बहुत लंबा व्यक्ति होता है। अति ह्रस्व व्यक्ति जो होता है जिसको हम लोग ड्वार्फ बोलते हैं, बौना बोलते हैं, तो अति ह्रस्व में आ जाएगा। थर्ड देखेंगे अतिलोम और अलोम। तीसरा अतिलोम है, चौथा उसका जस्ट अपोजिट अलोम है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के शरीर में लोम पाया जाता है, जैसे हेयर जो पाए जाते हैं या लोम पाए जाते हैं। लेकिन जो अतिलोम वाला व्यक्ति होता है उसके शरीर पे एकदम घने बाल की तरह पूरे शरीर पर लोम पाए जाते हैं। तो ये निंदनीय पुरुष होते हैं। उसको देखेंगे अलोम, वो वैसे व्यक्ति जिसके शरीर में बिल्कुल लोम या हेयर नहीं पाए जाते हैं।
तो देखेंगे अति कृष्ण अति गौर। अति कृष्ण क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मिलेनिन पिगमेंट होता है इसके शरीर में, सिक्रीशंस होता है। ये व्यक्ति जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अफ्रीकन जो बेल्ट के जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उस तरह के लोग दिखते हैं, तो ये निंदनीय होते हैं। साथ ही साथ अति जो गौर होते हैं उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर मिलेनिन पिगमेंट का सिक्रेशन बिल्कुल नहीं होता है, तो ये अति गौर में आ जाएंगे। और देखेंगे लास्ट में अति स्थूल और अति कृष्ण। अति स्थूल क्या होता है, बहुत ही मोटा ताजा व्यक्ति, बहुत ही ओबेज व्यक्ति को अति स्थूल कहेंगे। और अति कृष्ण का मतलब बहुत इमेशिएटेड पर्सन, जिसके मेद और मांस धातु बिल्कुल क्षय हो गया हो, शरीर में केवल अस्थियों का ढांचा दिखता हो, उसको हम लोग अति कृष्ण व्यक्ति में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों को डिटेल में पढ़ना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखेंगे तो चरक ने निंदनीय पुरुष की संख्या 8 मानी है, लेकिन आचार्य काश्यप ने निंदनीय पुरुष संख्या 8 न मानकर 10 मान दिए। तो 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से माने हैं, तो 2 एक्स्ट्रा माने हैं उन्होंने अति मृदु अति कठिन। अति मृदु का मतलब जैसे आप देखते हैं कि अगर उस व्यक्ति को पकड़ लें, पकड़ के खींच ले तो उसे ऐसा लगे कि उसके मांसपेशियां बाहर निकल के हाथ में आ जाएगा, तो उसको हम लोग अति मृदु कहते हैं। जैसे छोटा बालक होता है, नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको खींच लेंगे तो उसके जैसे उस बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होता है, उसी तरह से अति मृदु व्यक्ति होता है। और अति कठिन बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर होता है, तो ये भी निंदनीय व्यक्ति में काउंट किया है आचार्य काश्यप ने। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे हम लोग, अति स्थूल और अति कार्य व्यक्ति जो होते हैं उनका डिटेल में पढ़ना है। अति स्थूल और अति कार्य में, अति स्थूल को हम लोग ओबेस पर्सन कहते हैं, और अति कार्य मतलब बहुत ज्यादा दुबले पतले व्यक्ति क्या कहते हैं, इमेशिएटेड पर्सन, जिसके मांस धातु और मेदा धातु का क्षय हो जाए, दैट इज कॉल्ड अति कार्य। तो यहाँ पर सबसे पहले अति स्थूल के हम लोग दोष कारण और लक्षण देखेंगे, उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे अति कार्य के दोष कारण लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले अति स्थूल, बहुत ज्यादा मोटे तगड़ा व्यक्ति है, ओबेज व्यक्ति है, उसमें दोष क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसका देखेंगे। तो एक साथ दोष और कारण एक साथ देख लेते हैं, और लक्षण हम लोग इस नेक्स्ट साइड में देख लेंगे। तो देखेंगे जो अति स्थूल व्यक्ति होता है उसमें मेदा धातु की वृद्धि होती है, मेदा धातु बढ़ी हुई होती है। मेद धातु बढ़ी होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्रोतस का अवरोध हो जाएगा। स्रोतस जब अवरोध होगा तो क्या हो जाएगा कि जब स्रोतो अवरोध होता है तो कोष्ठ में वायु की वृद्धि होती है। तो कोष्ठ में व्यक्ति के जो अति स्थूल व्यक्ति होता है उसके कोष्ठ में वात की वृद्धि होगी, वायु की वृद्धि होगी। जब वायु की वृद्धि होगी बच्चों, तो वायु क्या करती, बढ़ी हुई वायु जठराग्नि को खूब प्रदीप्त कर देगी। तो ये जो बढ़ी हुई वायु है जठराग्नि को प्रदीप्त कर रही है, उसको बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ा रही है जठराग्नि को। और जब जठराग्नि बहुत ज्यादा प्रदीप्त होगा तो उसके व्यक्ति का जो भी कुछ खाएगा, आहार का पाचन शीघ्र हो जाएगा, आहार का शीघ्र पाचन हो जाएगा। और इस स्थिति में व्यक्ति को, मोटे व्यक्ति को, स्थूल व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, बार बार खाना पड़ेगा, बहुत अधिक मात्रा में खाना पड़ेगा, और गुरु द्रव्यों को खाना पड़ेगा बच्चों। और अगर मान लीजिए उसका गलती से उसने समय पर भोजन नहीं किया, आहार काल का अतिक्रमण किया, अतिक्रमण का मतलब समय पर उसको उचित आहार नहीं मिलेगा, उसके शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ जाएगा। वात और पित्त दोष बढ़ने की वजह से विभिन्न प्रकार के विकार होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। और ये जो बढ़ा हुआ वात पित्त है, ये स्थूल पुरुष को, उस मेदस्वी व्यक्ति को उसी प्रकार कष्ट देते हैं, जलाकर नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार दावाग्नि अर्थात जंगल की अग्नि जंगल को जलाकर नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर एक उपमा दिया गया है कि अति स्थूल जो बहुत अधिक मोटे व्यक्ति होते हैं, उनको अगर समय पर खाना नहीं दिया गया, उनके शरीर में जठराग्नि इतनी ज्यादा प्रदीप्त होती है कि अगर उसको समय पर भोजन और उचित भोजन नहीं दिया गया तो उसके शरीर को वो बढ़ी हुई अग्नि वैसे ही नष्ट कर देगी, जिस प्रकार से जंगल की आग संपूर्ण जंगल को जलाकर नष्ट कर देती है। तो ये तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था अति स्थूल पर्सन का, कि उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है ना। तो ये अब बात करते हैं कि अति स्थूल पुरुष के लक्षण क्या होंगे बच्चों। तो लक्षण बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान से देखना है। तो अति स्थूल पुरुष के लक्षण क्या है कि मेद और मांस धातु के अधिक बढ़ जाने से, तो जो अति स्थूल व्यक्ति है उसके शरीर में क्या है, मेद और मांस धातु तो बड़ा ही बड़ा होता है। तो मेद और मांस धातु के अधिक बढ़ जाने से नितंब, उदर और स्तन, नितंब का मतलब क्या हो जाएगा, बटक रीजन, और उदर का मतलब होता है एब्डोमेन, और स्तन का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड। ये तीनों प्रदेश इतना मोटा हो जाता है, अर्थात कि बटक और एब्डोमेन और मेमोरी ग्लैंड इतना मोटा हो जाता है कि
और लटक जाता है। जब कोई चीज ज्यादा मतलब हैवी हो जाएगा तो लटक जाएगा, लटक जाने से क्या होता है, चलते समय हिलता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो मेदस्वी पुरुष होते हैं, स्थौल्य पुरुष होते हैं, उनके नितंब उदर स्तन इतने ज्यादा मतलब बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और लटक जाते हैं कि चलते समय हिलते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब देखेंगे अति कार्य पुरुष। अति कार्य पुरुष क्या है, उसके दोष कारण और लक्षण देखेंगे। दोष कारण लक्षण देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग दोष देख लेते हैं। जो बहुत दुबला पतला व्यक्ति होता है, जो दुबला पतला मतलब उसके शरीर में मांस और मेद धातु बिल्कुल क्षय हो गया हो, शरीर में केवल अस्थि का कंकाल बचा, अस्थि और त्वचा बची हुई है, तो वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। क्या क्या सहन नहीं कर पाएगा, तो वो दोष पाया जाता है। दलित व्यायाम को सहन नहीं कर पाएगा, अधिक भोजन को सहन नहीं कर पाएगा, भूख प्यास को सहन नहीं कर पाएगा, रोग को सहन नहीं कर पाएगा, औषधियों के सेवन को सहन नहीं कर पाएगा, अत्यंत शीतल अत्यंत उष्ण द्रव्यों आहार विहार को सेवन नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ अत्यधिक मैथुन को भी सहन नहीं कर पाएगा। तो ये उसके दोष होते हैं बच्चों। अब देखते हैं कि जो अति कार्य व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो प्लीहा वृद्धि देखेंगे, स्प्लीनोमेगेली होती है। प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लीनोमेगेली का साथ ही जो दुबला पतला व्यक्ति उसको ट्यूबरकुलोसिस की भी समस्या बनी रहती है। तो वहां पर श्वासकाश क्षय, गुल्म अर्श उदर ग्रहणी रोग होने की संभावना बनी रहती है। अब देखेंगे लक्षण की बात करते हैं तो अति कृश व्यक्ति, दुबला पतले व्यक्ति में के लक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुष्क स्फिग उदर ग्रीवो धमनी जाल संतत। उसको देखेंगे त्वग अस्थि शेषो अति कृश स्थूल परवा नरोमत। तो ये कुछ 4 लक्षण है, देखना है। शुष्क स्फिग उदर ग्रीवा, तो यहाँ पर देखेंगे शुष्क मतलब सूख जाता है। हम लोग देखते हैं कि दो कृष व्यक्ति है, दुबला पतला व्यक्ति है, वो उसका शरीर सूख जाता है। क्या सूख जाएगा, स्फिग अर्थात बटक रीजन। ये जो स्फिग मतलब नितंब की बात कर रहे थे, मोटे व्यक्ति में बहुत मोटा हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, सूख जाता है। उदर यहाँ पर उदर है, ये मोटा हो जा रहा था मोटे व्यक्ति में, यहाँ पर क्या सूख जा रहा है। और ग्रीवा मतलब कि स्फिग उदर, स्फिग का मतलब बटक रीजन, उदर का मतलब एब्डोमेन रीजन, पेट वाला पार्ट जिसको कहते हैं, और ओमेंटम जिसको कहते हैं, और ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है। ये सूख जाएंगे, बिल्कुल पतले हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है धमनी का जाल दिखाई देता है। धमनी जाल संतत अर्थात जब दुबला पतला व्यक्ति होगा तो देखेंगे शरीर में हर जगह स्किन के नीचे आर्टरी वेन ही दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड धमनी जाल संतत। उसको देखेंगे चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, त्वग अस्थि शेषो, शरीर में सिर्फ त्वचा और अस्थि शेष रहती है। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर न कोई मेद धातु है न कोई मांस धातु है, तो बचेगा क्या, त्वचा और अस्थि बचेगी। इसलिए बोला गया है त्वग अस्थि शेषो। और चौथा पॉइंट है स्थूल परवा नरोमत। जब ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट पे सिर्फ ज्वाइंट बहुत मोटी मोटी लगेंगे, क्योंकि मांस धातु तो है नहीं। जब इसमें से मांस हट जाएगा तो ये जो एल्बो ज्वाइंट है अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेगी। इस तरह से ये बताया गया है। तो इस तरह से हम लोग ने ये लेक्चर की कंप्लीट किया और उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।